प्रिय छात्रों, आज हम लोग यूपी बोर्ड 2022 के जो प्रश्न पत्र है उसको हल करेंगे। आप लोग इसमें जो है इसको इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न पत्र से आपको जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं 2025 में प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग जो है यूपी बोर्ड 2025 में प्रतिभाग करेंगे और अच्छे नंबर से जो है पास होंगे। देखिए, जो प्रश्न पत्र होता है उसका टाइमिंग मिलेगा आपको 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, ये पेपर पुराना है, इसका पैटर्न अब चेंज हो चुका है। जो 2025 में जो पेपर मिलेगा वह इस पेपर से अलग होगा, क्योंकि 2023 से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपको मिलते हैं 20। ठीक है, इसलिए ये पुराना पैटर्न है, लेकिन प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो जो इसका समय होगा 3 घंटा 15 मिनट होगा। पूर्णांक 70 जानते ही आप हैं। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में बैठने से पहले, बैठने के बाद में जो प्रश्न पत्र को आप जब प्रश्न पत्र मिलेगा तो उसका जो निर्देश होता है उसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद में प्रश्न हल करना शुरू कीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यह प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। इस प्रश्न के 5 खंड हैं, प्रत्येक खंड के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर छांटकर पुस्तिका में क्रमवार लिखना है। ये पैटर्न पुराना है, अब आपको OMR शीट मिलती है वैकल्पिक प्रश्नों को हल करने के लिए, उनका आंसर लिखने के लिए। ठीक है, चलिए, जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन है, क्षरण अवरोधी फसल है। यहाँ पर क्षरण का मतलब है मृदा क्षरण। ठीक है, इसका मतलब है मृदा क्षरण। ठीक है, या सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन। तो मृदा क्षरण अवरोधी फसल कौन सी है? देखिए, इसका एक लॉजिक ये है कि जिन फसलों के पत्ते बड़े होते हैं, ठीक है, जिन फसलों के पत्ते बड़े होते हैं और फसलें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ऐसी बोई जाती हैं कि उनके पत्ते जो होते हैं पूरी ज़मीन को कवर कर लेते हैं। ठीक है, और उनकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को इस तरह से पकड़ लेती हैं। मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। तो ऐसा है ना, इनमें जब बारिश होती है तो बूंद जो गिरेगी पहले पत्ते के ऊपर गिरेगी। पत्ते पर जब गिरेगी तो उसका वेग कम हो जाएगा, उसकी गति कम हो जाएगी, उसके बाद पर ज़मीन पर गिरेगी, जिससे जो उसका वेग था तो वह कम होने के कारण मिट्टी को काट नहीं पाता है। ठीक है, जैसे कोई बूंद खुले आसमान से गिर रही है, यहाँ कोई भी कवरिंग नहीं है, तो यहाँ पर जब गिरेगी बूंद, जब ये पानी बरसता रहेगा लगातार तो यहाँ की मिट्टी नम हो जाएगी, और जब बूंद गिरेगी तो इस तरह से मिट्टी ये उछलेगी। ठीक है, और ये मिट्टी जो है घुल करके
पानी के साथ बह जाएगी। इसी को कहते हैं मृदाक्षरण। मिट्टी के कणों का एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर पहुंचना मृदाक्षरण कहलाता है। मिट्टी के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही मृदाक्षरण कहलाता है। तो मृदाक्षरण को रोकने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? मूंग है, उड़द है, लोबिया है, ये फसलें हैं। ठीक है, उड़द भी होती है, देखिए उड़द भी होता है कहते हैं इसको, और उड़द भी कहते हैं। ठीक है, लोबिया भी होती है। ठीक है, ये इसमें से सही आंसर नहीं है। अगला प्रश्न है, डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। बच्चों यह प्रश्न लगभग बार बार आता है, लेकिन फिर भी बच्चे इस गलती करते हैं। आप लोग यूरिया का जो नाइट्रोजन है वो याद आप लोग रहता है 46% होता है, वहीं आप लोग यहाँ इसको लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन की मात्रा होती है 18%। कितनी? और इसमें होता है फास्फोरस कितना होता है? 46%। हम बात करते हैं DAP की, डाई अमोनियम फास्फेट की। डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 18%, फास्फोरस होता है 46%। यही यूरिया में जो होता है नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। तो अभी इसको चीज आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न ऐसे आ जाता है कि DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा लिखिए, तो वहाँ बच्चे अक्सर उल्टा कर देते हैं। नाइट्रोजन को 46 कर देते हैं और फास्फोरस को 18 कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, DAP में नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 46% होता है। अगर बात करते हैं तो यूरिया में जो है आपका होता है नाइट्रोजन 46% और बाकी कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, P और K शून्य होता है, नहीं होता इसमें। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा 18%। डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 18%। हैज सीयर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बड मतलब होता है कलिका। ठीक है, जो पौधा होता है, जो उसे नई कली निकलती है, उसे ही हम लोग बड बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो है कटिंग हम करते हैं, एक बडिंग चाकू होता है, बडिंग नाइफ होता है, वो हम बड निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? जब हम उस बड को किसी दूसरे पौधे में दूसरी किस्म के, फैमिली उसकी वही होगी। ठीक है, उसी दूसरे पौधे में उसको हम प्लांट करते हैं, रोपण करते हैं उसका है, तो उसे हम बडिंग नाइफ के द्वारा उस बड को निकाल लेते हैं, तो उसे बडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर है सीयर नहीं, यहाँ पर होता है यूज बडिंग नाइफ। एक बडिंग नाइफ होता है, चाकू होता है, तो बडिंग नाइफ यूज होता है आपका बडिंग में। छिड़काव किस में होता है? स्प्रेयर द्वारा। ठीक है, हम लोग जो है पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में पानी को जब पौधों के ऊपर छिड़कते हैं, तो उसे हम जो यंत्र होता है स्प्रेयर, उसका यूज करते हैं कटाई, छटाई एवं सधाई में। ठीक है, तो इसका आंसर सही है कटाई, छटाई एवं सधाई में। ठीक है, और चौथा है ओसाई के लिए पंखा यूज करते हैं। ठीक है, तो हैज सीयर का प्रयोग किया जाता है कटाई, छटाई एवं सधाई में। लखनऊ 49, ये किस्म बार बार आती है। लखनऊ 49 जिसका उपनाम सरदार है। कभी कभार प्रश्न ऐसे आता है लखनऊ 49 का उपनाम क्या है? तो सरदार है। ठीक है, लखनऊ 49 सरदार
जिसका उपनाम है किसकी प्रजाति है? तो लखनऊ 49 अमरूद की प्रजाति है। धान का वानस्पतिक नाम क्या है? देखिए जो बिगना मूंगो है, बिगना मूंगो ब्लैक ग्राम का बॉटनिकल नेम है। और ब्लैक ग्राम का मतलब है यहाँ पर देखिए उड़द भी कहते हैं और उर्द भी कहते हैं। जो दाल काली होती है ना, उसका ये बॉटनिकल नेम है बिगना मूंगो। देखिए इसमें जो मूंग का होता है वो बिगना रेडिएटा होता है और उड़द का होता है बिगना मूंगो। तो यहाँ मूंगो आ रहा है, इसलिए मत समझिएगा, समझना कि ये मूंग का बॉटनिकल नेम होगा। मूंग का होता है बिगना रेडिएटा और मूंग इसका उड़द का होता है बिगना मूंगो। ट्रिटिकम एस्टिवम आप जानते हैं, ये गेहूं का होता है। बॉटनिकल नेम किसका होता है? गेहूं का होता है। गजानस गजान ये अरहर का होता है। बॉटनिकल नेम किसका होता है? अरहर का होता है। ओराइजा सटाइवा यह धान का होता है। बॉटनिकल नेम, ठीक है। और इसी के नीचे आपको इंग्लिश वर्जन में दिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 2। पहला प्रश्न हो चुका, ये पुराना पैटर्न है जो हम कर रहे हैं अभी। पपीता के बीज को उपचारित करने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। देखिए आप 2-3 रसायनों के नाम मैंने लिखवाया था आपको, उन्हें याद कर लीजिए। वही जो है यूज होते हैं किसी भी बीज को उपचारित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पूछा गया है पपीता के बीज को उपचारित करने वाले 2 रसायनों के नाम, तो आप लिख सकते हैं पपीता के बीज को उपचारित करने वाले 2 रसायनों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, देखिए कहीं कहीं लिखा होता है थीरम, कहीं लिखा होता है थायराम, ठीक है। दूसरा केप्टान लिख लीजिए। थायराम जो है इसकी मात्रा जो होती है 2 से 3 मान लीजिए ग्राम प्रति केजी बीज के लिए होती है। जो सीड होगा आपका 1 केजी होगा। ऐसे ही केप्टान की मात्रा होती है। तो ये बीज उपचारित करने के लिए रसायनों के नाम हैं। धान की ऊसर भूमि में भूमि दशा में बुआई के लिए 2 किस्मों के नाम लिखिए। तो आप वहां पर प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि धान की ऊसर लिखेंगे आप, ऊसर भूमि में बुआई है तो धान की किस्में, उसमें नंबर 1 लिखेंगे आप। देखिए CSR जो है CSR 10, CSR 10 और दूसरा है CSR 13। कितना? 13। CSR ये दूसरी वैरायटी है CSR 13। इसके अलावा है नरेंद्र ऊसर धान। इसके अलावा किस्म है, यहाँ पूछा 2 गया है, मैं आगे और लिख दे रहा हूँ। नंबर 3 नरेंद्र ऊसर धान। नरेंद्र ऊसर धान 2 है, ठीक है। फिर अगली किस्म नरेंद्र ऊसर धान 3, अगली किस्म
नरेंद्र उषा धान 5002। ठीक है, ये किसमें है इसकी। ठीक है, अगला है डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा लिखिए। देखिए यहाँ पर आ गया, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन कितना होता है 18%, और इसके आगे जो है फास्फोरस ये होता है 46%। ठीक है, तो आप लिखेंगे डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन 18% एवं फास्फोरस 46% होता है। ठीक है, गला घोंटू के 2 लक्षण लिखिए। देखिए ये मुख्य रूप से जो गाय भैंस में जो बीमारी होती है गला घोंटू की, यह देखी जाती है और बहुत ही भयानक बीमारी होती है। इसमें 70 से 100% तक जो है जानवर की मृत्यु के चांस रहते हैं। यह जो है एक जीवाणु से होती है, जो गला घोंटू बीमारी होती है ये जीवाणु से होती है, और जीवाणु जो होता है उसका नाम होता है पास्चुरेली बोविस्टिका, जो गाय में होता है। मैं थोड़ा यहाँ दिखा दे रहा हूँ, इसका कारक क्या है, जीवाणु, या रोग जो होता है किससे होता है, जीवाणु से होता है। अब जीवाणु 2 किस्म के, एक होता है गाय में जो रोग फैलाता है उसका नाम है पास्चुरेली। हालांकि ये प्रश्न का उत्तर इसका नहीं है, जो पूछा गया है उसका उत्तर है लक्षण लिखना हमको है, पास्चुरेली बोविस्टिका। बोविस्टिका बोविस्टिका इससे क्या होता है, गाय में फैलती है बीमारी, गला घोंटू की जीवाणु के माध्यम से फैलती है। जीवाणु का नाम है पास्चुरेली बोविस्टिका, जो कि गाय में होता है। और दूसरा जीवाणु होता है पास्चुरेली ही है, उसकी प्रजाति जो किस्म चेंज होती है, पास्चुरेली बुवेले सेप्टिका, बुवेली सेप्टिका। ये भैंस में रोग को फैलाता है। ठीक है, उसके बाद है फसल पर भूकंप के 2 प्रभाव लिखिए। जब भूकंप आता है तो क्या नुकसान होते हैं हमारे हैं, हमें यहाँ पर देखना है कि फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप जानते हैं जब भूकंप आता है तो जमीन में उथल पुथल मच जाती है। तो जैसे कि पहला पॉइंट लिखेंगे आप, जैसे कोई कृषि योग्य जमीन है, ठीक है, तो उसमें दरारें, घाटियां, नाले बड़े बड़े से बन जाते हैं। कृषि भूमि में दरारें पड़ जाती हैं। दूसरा है, आप दूसरा लिखेंगे इसके अलावा, जैसे सिंचाई होती हमारी है नहरों से, नलकूप से, कुएं से, तो जो सिंचाई का हमारा चैनल है वह डिस्टर्ब हो जाता है। जिस एरिया में भूकंप आएगा वहाँ का वो चैनल डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमारी सिंचाई में बाधा पड़ जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सिंचाई का माध्यम में नुकसान होता है। कुछ जरूरी नहीं पूर्णतया जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, नुकसान होता है। ठीक है,
इसके अलावा और भी आप राइट कर सकते हैं, जैसे कि जब भूकंप आएगा तो भूस्खलन होता है। अब भूस्खलन जब होता है तो सारी ज़मीन ऊपर की होती है, वो नीचे की तरफ ढहती है और एक मलबे के रूप में जिस क्षेत्र में गुजरती है वह पूरा वीरान कर देती है। यदि वहाँ पर भी कोई फसल लगी हुई है तो वो भी एकदम नष्ट हो जाएगी, बेकार जाएगी, दब जाएगी। तो ये आपके 2 ही प्रश्न हुए हैं, क्योंकि ये सिस्टम से काम नहीं कर रहा है। मैं भी अगला वीडियो बनाऊंगा और इसी में ऐड कर दूंगा।